तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए, जिस घड़ी जिस वक्त का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास में विज्ञान के लिए एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और 21 मार्च के लिए सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प। 6 नंबर के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि बाहर निकलेगी, यानी कि उत्सर्जन होगा, तो वो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा है कि एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा। यदि किसी घोल का मान जो पीएच मान है वो 4 है तो घोल कैसा होगा? उदासीन होगा कि क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा कि आयनिक होगा? देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। यदि पीएच मान 7 है तो वो आपका घोल होगा उदासीन। यदि 7 से अधिक मान है तो क्षारीय रहेगा। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय रहेगा। तो यहाँ पर घोल कैसा रहेगा? उदासीन की क्षारीय की अम्लीय। तो यहाँ पर पीएच मान कितना है इसका घोल का? 4 है। तो 4 7 से क्या है? कम है। तो ये कैसी है? इसकी प्रकृति कैसा रहेगा आपका घोल? अम्लीय रहेगा। ठीक है। चलिए तीसरा है सहजीविता का उदाहरण है। तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन, और जो कुकुरमुत्ता है वो मृतोपजीवी का उदाहरण है। चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है मेरुरज्जु। पांचवा है निम्नलिखित में कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है शुक्रवाहिनी। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और बाकी के यहाँ पे लिख दिए हैं। वो किसका है? विद्युत प्रतिरोध का, और वाट है विद्युत शक्ति का। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है ये बाकी के 2 प्रश्न इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है। तो कार्बन की संयोजकता है आपकी 4। दूसरा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने किन नियमों का प्रतिपादन किया है? तो अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया है। तीसरा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो हम वस्तुओं को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। चौथा है कि धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर खालिस्तान का मान बढ़ जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है। छठा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या रही है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइए। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो सत्य है। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। असत्य है, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से अधिक किसका होता है? क्षार का। ठीक है। किसका रहेगा? क्षार। और उदासीन का कितना रहेगा? 7 रहेगा केवल। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें। तीसरा है मनुष्य एक लिंगी जंतु है। तो सत्य। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं। असत्य। पांचवा है अतिभारण व लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो सत्य। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पे कि आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी आपकी रहने वाली है चमकीला। दूसरा है यकृत की जोड़ी है यूरिया का निर्माण। तीसरी है न्यूरॉन की जोड़ी है तंत्र की इकाई।
तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। एरोसोल, एरोसोल की जोड़ी रहेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जिप्सम, जिप्सम की जोड़ी है CaSO4H2O, ठीक है। कसोनट, कूड़ो पानी। और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीन शॉट लें, ठीक है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो इसका आंसर है सोना, चांदी, प्लेटिनम। दूसरा है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया, तो इसका आंसर है जीन, या उन्होंने कारक बताए, ठीक है। तीसरा है श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए, तो ये रहेगा आपका श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम। चौथा है विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, तो विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है वाट। पांचवा है घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है, तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित होती है। छठा है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है आपका कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन के साथ में कि F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ठीक है। तो F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है इसका आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए इसी के नीचे इसका अथवा है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, साथ में उदाहरण बताएं, ठीक है। तो देखिए ये रहा इसका आंसर कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किससे क्रिया करेंगे, किसके साथ मिलेंगे, हाइड्रोजन से संयुक्त होकर, यानी हाइड्रोजन यानी संयुक्त यानी कि मिलकर, ठीक है। किससे मिलेंगे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देंगे, ठीक है। या हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देंगे। तो इसी क्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आराम से। चलिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7वां कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़े मिसप्रिंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों को कहाँ से प्राप्त, जो पौधे हैं वो कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले हेडिंग डालनी है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से पौधा प्राप्त करेगा, तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद में आखिरी जल, ठीक है। चलिए तो यहाँ से पौधा प्राप्त करेगा अपनी आवश्यक जो कच्ची सामग्री है उनको, ठीक है। कहाँ कहाँ से, एक तो सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल से, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। हमारा आमाशय है जिसमें अम्ल की क्या भूमिका है, क्या दायित्व रहता है अम्ल का, तो ये है आपका इसका आंसर। इसको पढ़ के हम समझते हैं। तो देखिए हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो हमारे आमाशय में अम्ल क्या करता है, तो हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ जो आए हानिकारक कीटाणु जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, ये
नष्ट करता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है। ये माध्यम को कैसा बना देता है, फिर अम्लीय बना देता है। ठीक है, लेकिन अम्ल की अधिकता होने से एसिडिटी होती है। जब अम्ल की अधिकता यानी कि अम्ल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है तो कहता है एसिडिटी हो गई। ठीक है, वो किसके कारण होती है, ज़्यादा अम्ल की अधिकता के कारण। ठीक है, तो हमारा एमएसए में ये रहेगी आपकी अम्ल की भूमिका। तो हमारा एमएसए में अम्ल की भूमिका ये कि जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न के आंसर का, अच्छे से कंप्लीट करें। इसी के नीचे देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप इनको पढ़ के कंप्लीट करें। चलिए, ये आपका 7वें का आंसर है कि ये आपका 6ठा क्वेश्चन है और ये आपका 7वां क्वेश्चन, ये 7वें का आपका 8वां। चलिए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। एक तरफ आपको स्वपरागन लिखना है और दूसरी तरफ आपको परपरागन लिखना है। देखिए दोनों में अंतर जो है वो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। देखिए काफ़ी सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करके लिखा भी है ताकि आप पढ़ कर के वो कंप्लीट अच्छे से कर सकें। तो देखिए पहला पॉइंट है कि स्वपरागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, स्वपरागन के लिए क्या है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है और परपरागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है, परपरागन के लिए भी पुष्प का क्या होना, द्विलिंगी होना आवश्यक रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्वपरागन के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए बाह्य माध्यम जैसे जल, वायु, कीट आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होगी। आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तीसरा है कि इनमें बीजों की संख्या कम होती है। ठीक है, इनमें क्या होगी, बीजों की संख्या कम रहेगी और इनमें बीजों की संख्या अधिक रहेगी। ठीक है, इधर कम होगी तो इधर अधिक होगी, इधर अधिक है तो इधर कम होगी। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से तीनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये यहाँ पर आपके पुष्प का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमवार चित्र बनाइए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ये यहाँ पर, और ये इसका आंसर है अमीबा में द्विखंडन का। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल अंतर है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना लेना है। पहला पॉइंट है काफ़ी सिंपल कि इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेगा और लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेंगे। इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। चौथा है कि इस क्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं और इस क्रिया में युग्मनज बनते हैं। देखिए अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप केवल एक तरफ, चाहे आप इधर लैंगिक जनन लिखें या इधर आप अलैंगिक जनन लिखें, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आपको ऐसा लिखना है और एक ही तरफ के आपको पॉइंट याद करने हैं। एक तरफ का आपने पॉइंट याद कर लिया और उसी का आपको दूसरी तरफ उल्टा कर देना है। ठीक है, आपने भी देख लिया होगा क्योंकि इसी का उल्टा है एक तरफ, तो किसी को एक का आप लैंगिक जनन का याद रख लीजिए, चाहे आप अलैंगिक जनन के याद रख लीजिए, किसी एक का आपको उल्टा करना है उसका। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता क्या है। ठीक है, तो आनुवंशिकता आपकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है कि जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता
कहते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से आप सिंपल सी परिभाषा है, आप पढ़ेंगे उसमें आपको याद हो जाएगी, बहुत ही सरल। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला ये क्वेश्चन आपका, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए। तो ये है आपके सामने इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और उस तरह से आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है। तो जो हमें पौधे प्राप्त यहाँ पर हुए वो पौधे आपके गोल पीले बीज वाले हुए हैं। ठीक है, इस प्रयोग के द्वारा। चलिए ये इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अगला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये आपके सामने। ठीक है, ये आपकी सोडियम की हो गई, ये आपकी ऑक्सीजन की हो गई और ये आपकी मैग्नीशियम की हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यसद लेपर और अमलगम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इनकी एक एक बार परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, अब भी पढ़ेंगे उसमें आपको याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले तो आपको हेडिंग डालनी है यसद लेपन। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे ही हम यसद लेपन कहेंगे। ठीक है, किसके ऊपर चढ़ाएंगे हम? लोहे और इस्पात को। ठीक है, जंग से बचाने के लिए उस पर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? यसद लेपन कहेंगे, इसी क्रिया को। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यसद लेपन और अमलगम की परिभाषा। तो ये आपकी अमलगम की यहाँ पे परिभाषा हो गई कि जब किसी धातु जैसे आपका यहाँ पर जस्ता हो गया आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है, उस धातु पारे के साथ मिलकर पारे की मिश्र धातु बनती है, इसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? मात्रक आपको यहाँ पे बताना है। चलिए बाकी के प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट करें। यह आपका 13वां प्रश्न, अथवा देखिए साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। का 14वां क्वेश्चन, इसी के नीचे अथवा, ये 15 अम्ल और क्षार में अंतर। तो काफ़ी सिंपल अंतर रहेंगे आपके। चलिए तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पर ये आपका अथवा है 15 धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग बताने हैं। फिर ये आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न रहा। चलिए ये आपका अथवा है 16वें का, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, और डायरेक्टली आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल करें, आप हमारे एप्लीकेशन के साथ ऐड हो जाएंगे और आपको इसकी इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर, डायरेक्टली आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये देखिए PDF में करेंगे तो PDF आपके पास ही रहेगी, आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं आराम से खोल के। चलिए यहाँ पर है मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम क्या है? यहाँ से आपका 21वां प्रश्न। हो गया। ये विस्थापन अभिक्रिया से उदाहरण से विस्थापन अभिक्रिया को समझाना है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये मानव हृदय का नामांकन चित्र, वायु शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर। चलिए, ये आपका मानव हृदय का चित्र हो गया। ठीक है, परावर्तन के नियम। चलिए, तो ये टोटल मैंने आपको बता दी है पूरे क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में। अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा।